ड्रामा के स्टार्टिंग में यानजी इस कहानी की हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को कह रही थी डॉक्टर के पास आकर उसे दिखाने के लिए, बट वो ऑफिस का बहाना बना करके कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हैनफो इस कहानी का हीरो इसी डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए आया हुआ था। डॉक्टर उसके लिए कुछ दवा लेने के लिए चले जाता है। हैनफो उसके सीट पर बैठ जाता है। यानजी यहाँ पर अपने एलर्जी को चेक कराने के लिए आई थी। हैनफो शुरुआत में उसे बोलना चाह रहा था कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो यानजी को देखता है तो वो उसे पहली नज़र में पसंद करने लगता है और कहता है ठीक है, दिखाओ हाथ में क्या प्रॉब्लम है। वो उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ एलर्जी हो रहा था। तभी डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है। यानजी को पता चलता है कि एक्चुअल में ये डॉक्टर नहीं है, तो वो उसे पॉवर्ड बोल करके थप्पड़ मार देती है, इससे पहले कि हैनफो उससे कुछ बोल पाता। यानजी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अपना दवा का पेमेंट करने के लिए जाती है तो उसका फ़ोन ऑफ था, कैश उसके पास था नहीं। हैनफो आ करके उसे पेमेंट कर देता है। यानजी उसे थैंक्स बोलती है, साथ ही में उसका नंबर ले लेती है ताकि वो इन फ्यूचर उसे पैसे दे सके। तो हैनफो से अपना नंबर ले भी देता है। बस ये इनका फर्स्ट मुलाकात था। आफ्टर दैट हैनफो और यानजी दोनों ही अलग अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 6 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हैनफो यानजी का सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो वह अपने शादी के पोस्ट को अपलोड की हुई थी कि वह जल्दी ही शादी करने वाली है। इधर हैनफो भी किसी और लड़की यानी जीजी से शादी कर रहा था। यहाँ पर उन दोनों के अरेंज मैरिज थे। हालांकि यानजी ने गो को कुछ टाइम डेट किया था शादी सेट होने के बाद, लेकिन शादी वाले दिन ही उसे पता चलता है कि गो उसे चीट कर रहा है, उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। शादी के वेन्यू का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोनों ही शादी करने के लिए स्टेज पर वेट कर रहे थे। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन से पूछा जाता है ना कि क्या वो एक दूसरे को अपना पार्टनर चुनते हैं। जब यानजी से पूछा जाता है कि क्या वो गू को अपना पार्टनर चुनती है तो वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, यानजी का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है और वो उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसके अंकल उसे रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन यानजी नहीं रुकने वाली थी। वो वहाँ से निकल जाती है। जिस गांव में वो जा रही थी, बीच में उसकी कार फंस जाती है। वो अपने कज़न ब्रदर से फ़ोन पर कनेक्टेड थी, बताती है कि वो ठीक है। अब वो यहाँ पर देखती है कि वो तो हैनफो के गांव के पास में ही रुकी हुई है। तो वो सोचती है क्यों ना हैनफो को कांटेक्ट किया जाए, शायद उसने उसे याद रखा होगा। वहीं दूसरी तरफ आज हैनफो की शादी थी, लेकिन दुल्हन के घर वाले हैनफो से और ज़्यादा दहेज के पैसे मांग रहे थे, जिन्हें देने के लिए हैनफो मना कर देता है। ऐसा नहीं था कि हैनफो के पास पैसे नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि हैनफो ने कभी उन्हें पैसे नहीं दिए थे। वो ये शादी ग्रैंडफादर के ज़िद करने पर कर रहा था, लेकिन जब भी बात आती है तो वो पैसे देने से मना कर देता है। जीजी की फैमिली जीजी को वहाँ से लेकर के जाती है हैनफो से शादी तोड़ करके। हैनफो को कोई गम नहीं था क्योंकि वो जीजी से प्यार नहीं करता था। यहाँ पर उसे यानजी का कॉल आता है और वो उसे कहती है उसकी कार उसके गांव के बगल में ख़राब हो गई है, क्या वो उसका हेल्प करने के लिए आ सकता है। हैनफो सोचता है कि शायद किस्मत उन दोनों को दोबारा मिला रही है। वो तुरंत ही अपने दोस्तों को लेकर के यानजी का हेल्प करने के लिए निकल जाता है। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद हैनफो वहाँ पर आता है। दोनों एक दूसरे के सामने थोड़े ऑकवर्ड थे। हैनफो यहाँ पर आता है तो यानजी की कार की सिचुएशन देख करके अपने दोस्तों को यानजी का मदद करने के लिए बोलता है। वो दोनों मिल करके यहाँ पर यानजी की कार को धक्का दे रहे थे पीछे से, जिसकी वजह से उसका कार उस दलदल से बाहर निकल जाता है। फिर वो दोनों ही ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानजी से हैनफो पूछता है कि वो इधर क्या कर रही है। यानजी से कहती है कि वो किसी काम से उसके गांव के बगल में आई हुई थी। जब उसकी कार ख़राब हो गई तो उसे हैनफो का याद आया। वैसे उसने सोचा नहीं था कि हैनफो ने उसे याद रखा होगा। उसे क्या पता था कि हैनफो ने तो यानजी को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। काफ़ी रात हो गई थी तो वो उसे अपने गांव लेकर के जाता है। आज रात उसे यहीं स्टे करने के लिए कन्विंस कर लेता है। यानजी उसकी बात मान जाती है। घर का हालत देख के कहती है यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था क्या। हैनफो कहता है हाँ, मेरी ही शादी का फंक्शन था। तभी उससे उसकी माँ का कॉल आता है। वो हैनफो को सपोर्ट कर रही थी। हैनफो से बात करने के बाद यानजी के साथ खाना खाने के लिए जाता है। यानजी उसे पूछती है क्या हुआ,
तुम्हारी शादी टूट गई। तो वो अपनी सिचुएशन बताता है और बोलता है कि एक्चुअल में वो लड़की वाले उससे और ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। दोनों यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हो जाते हैं एंड वो आगे बढ़ के यांजी को किस कर लेता है। यांजी भी नशे में थी और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। हालांकि दोनों ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, इतना नशे में थे वो दोनों। लेकिन अगली सुबह जब यांजी की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। उसे ऐसा लग रहा था उसने कौन सा कांड कर दिया। एंड वो आता है तो वैसे कहती है वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है एंड वो उसे छोड़ देता है। यांजी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। वो कहती है अब मुझे मेरे गाँव निकल जाना चाहिए। हैनफो से इससे पहले कुछ कह पाता, उसे कन्फेस कर पाता अपनी मन की बात। वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। हैनफो कहता है वॉशरूम नीचे है। यांजी जैसे ही नीचे जाती है तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। यांजी को हैनफो के घर पर देख करके उसे ऐसा लगने लगता है उसने हैनफो को पटाया है। यांजी समझ जाती है कि ज़रूर ही ये हैनफो की एक्स फियांसे होगी। जीजी यांजी से लड़ने के लिए आती है। हैनफो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो बोलता है हमारी शादी टूट चुकी है। तो बोलती है कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे घर पर क्या कर रही है। हैनफो यांजी से उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। जीजी के सामने वो उसे किस करता है और कहता है अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि मेरी कौन है, तो बेहतर होगा तुम्हारी और बेइज्जती ना हो, तुम यहाँ से चली जाओ। जीजी यांजी को मिस्ट्रेस बोलते हुए गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। कहती है वो इस बात को जाने नहीं देगी। हैनफो यहाँ पर यांजी को काम डाउन करता है। उसे ऐसा लगता है यांजी इस सिचुएशन के बाद थोड़ी घबरा गई होगी। यांजी उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे कहता है तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती, वैसे भी तुम घूमने के लिए आई हो, हमारे गांव में घूमने की बहुत सारी जगह है। कुछ सोचने के बाद यांजी सोचती है वैसे भी वो उस नए गांव में अकेले ही रहेगी, यहाँ एक दोस्त है तो वो बेहतर है। कल रात की बात निकलती है तो यांजी उसे कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं, जो हुआ उस बात को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैनफो तो उसे कन्फेस करने वाला था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर तो यांजी ने उसके अरमानों पर पानी ही फेर दिया। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था। जीजी के घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं। यांजी को ही वो लोग जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हैनफो उनकी पिटाई लगाते हुए कहता है यांजी से तो वो कल मिला है और उन लोगों ने खुद ही वो शादी तोड़ी थी। वो कहते हैं वो घर के गांव के मुखिया को लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ यांजी इन बातों को सुन लेती है। हैनफो यहाँ पर आता है। उसे पता था कि यांजी ने उनकी बातों को सुन लिया है। वो दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। यांजी हैनफो से पूछती है उसे कैसे पता कि यांजी का भी रिश्ता टूट गया है। तो वो उसे बताता है कि उसने उसके सोशल मीडिया पर उसे देखा था। यांजी को यहाँ पर कॉल आता है और वो कॉल एक्चुअल में उसके भाई का था, जो कि यांजी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन किए थे, क्योंकि उसका भी अभी ब्रेकअप भी हुआ था। एंड वो प्यार से उसका कान टच कर रहा था। यांजी बात करके फ़ोन रखती है और कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। एंड वो उसे कहता है कि तुम्हारे कान में कुछ गंदा लगा था, दैट्स वाई। वो उसे पोंछ रहा था। फिर वो यांजी को बाहर गांव घुमाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि इस गांव की खुली हवा में यांजी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। दोनों के बीच कुछ छोटे मोटे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। हैनफो यांजी को अपने घर लेकर के जाता है। वो उसे उसकी माँ से मिलाता है। यांजी को यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब उसकी माँ को हैनफो से अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वो पूछती है कि क्या वो इस लड़की की वजह से जीजी से शादी नहीं करना चाह रहा। वो बोलता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है। फिर वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि छोटे मोटे उनके बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। हैनफो अपनी मॉम को बताता है भले ही वो यांजी से प्यार करता है, लेकिन वो अभी उसे पसंद नहीं करती। उसकी माँ उसे समझाती है लड़की खूबसूरत है, मनाने का कोशिश करो, अगर वो तुम्हें पसंद करने लगे तो अच्छी बात है, जीजे के साथ जो भी होगा हम देख लेंगे। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि वो गांव के मुखिया को लेकर के जीजी की फैमिली आ जाती है और हैनफो और यांजी को गलत ठहराने लगते हैं। वो लोग हैनफो मुखिया को ये बातें क्लियर करते हैं, जैसा कि आपको भी पता है कि जीजी और उसके परिवार वालों ने खुद ही से मुझसे ये रिश्ता तोड़ करके गए थे। मुझे ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करना है। यांजी का इन सब में कोई लेना देना नहीं है, वो तो टूरिस्ट है और बस गांव घूमने के लिए आई हुई है। जब मुखिया को पता चलता है कि हैनफो ने सच में रिश्ता तोड़ दिया है तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीजी के घर वाले हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो हैनफो से तो उसकी शादी कर करके रहेंगे। आफ्टर दैट जीजी हैनफो से कहती है
क्या अगर उस दिन मैं अपने कार से उतर जाती तो सच में तुम मुझसे शादी कर लेते? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। सिर्फ परिवार की वजह से तुम मुझसे शादी कर रहे थे। हैनफो से कहता है, जब जानती हो तो अपने लिए एक नया लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। मेरे तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। इधर यान जी सोच रही थी कि ना जाने वो किस तमाशे में फंस गई है। हैनफो की मम्मी यान जी को समझाती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैनफो तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने देगा। यान जी ये बात अच्छे से जानती थी। वो उसे ऊपर पहाड़ों पर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे सिल्क वॉर्म दिखा रहा था। यान जी को बहुत मज़ा आ रहा था। हैनफो उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहा था। लेट नाइट वो लोग लौटते हैं तो वो उसे ऊपर रूफटॉप पर लेकर के जाता है। उसके दोस्त उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। यान जी इन बातों को अच्छे तरीके से जानती थी। वो हैनफो की बात तो वैसे भी मान ही चुकी थी। अगले कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहने वाली है। हैनफो से बातों बातों में बताता है कि वो मेंटली इल है, लेकिन यान जी उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। अगले सुबह हैनफो के दोस्त उसे छेड़ रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं, हैनफो ने डांटते हुए कहता है, तुम दोनों बच्चे हो, ये बड़े वाले सवाल मत करो। फिर यान जी भी यहाँ पर आती है। वो उन्हें मशरूम वगैरह की खेती दिखाने के लिए लेकर के जाता है। रात में वो लोग बहुत सारे मशरूम जमा करके लेकर के आते हैं। हैनफो से कहता है, अगर तुम्हें इन मशरूम की क्वालिटी अच्छी लगी, मैं तुम्हारे अंकल के घर भी भेज दिया करूँगा जब तुम अपने शहर जाओगी तो। यान जी तो समझ ही रही थी उसका प्यार मोहब्बत। रात में जब हैनफो सो रहा होता है तब अपने पास से रिलेटेड सपना देख रहा था, जहाँ पर कि वह मिलिट्री में हुआ करता था। और उसने जो टॉर्चर दुश्मनों की वजह से झेला है, उस वजह से वह भी बाहर नहीं आ पाया है। उसने कई अपने दोस्तों को खो दिया। वो बाहर जाता है खुद को काम डाउन करने के लिए। यान जी उसे सपोर्ट करने के लिए आती है। वो उसे बताता है उसने अपने फादर को भी ऐसे ही जंग में खोया था। यान जी हैनफो को उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आती है, और जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करता वो उसी के साथ बाहर खड़े रहती है। आफ्टर दैट वो उसे अंदर आराम करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि यान जी को नहीं पता था कि हैनफो किस चीज़ से गुजर रहा है। अगली सुबह वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चले जाता है। यान जी जब लौट रहा था तो हैनफो की मॉम यान जी के लिए नया ड्रेस लेके आती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके घर में आग लगा है। अंदर जाने पे यान जी कहती है कि वो खाना पकाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे स्टोव जलाने ही नहीं आया। हैनफो की मॉम उसे काम डाउन करते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, होता है, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर सब देख ले रही हूँ, तुम आराम करो। हैनफो कहती है, क्या मैं सच में, हैनफो से वो बोलती है, क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ? हैनफो से कहते हैं, नहीं, सब कुछ नहीं आता। फिर उसकी मॉम जो ड्रेस यान जी के लिए लेकर के आई थी वो पहन के आती है। उसमें काफ़ी खूबसूरत लगती है। वो तीनों ही बाहर गांव में घूमने के लिए जाते हैं। हैनफो यहाँ पर यान जी के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उससे रिलेटेड उसकी सारी मेमोरीज़ को अपने पास रख लेना चाह रहा है, जैसे कि कल को वो उसे सच में छोड़ करके जाने वाली है। दिन भर घूमने के बाद जब वो लोग घर आते हैं, हैनफो यान जी से कहता है, मेरे में बहुत पेशेंस है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जल्दीबाजी में मेरे कन्फेशन का जवाब दो, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, या फिर कभी मुझसे प्यार करोगी या नहीं। इससे पहले कि यान जी कुछ कहती, यहाँ पर गांव में से एक लड़का आता है और बताता है जेजी ने खुद को हर्ट कर लिया है। यान जी हैनफो को उस जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए कहती है। सारे लोग हैनफो को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। हैनफो ने जीजी से शादी नहीं किया, इसी वजह से जीजी ने ऐसा कर लिया। वो लोग यान जी को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। हैनफो यान जी की सेफ्टी के लिए उसे घर भेज देता है, अपने दोस्त को यान जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल करके, और कहता है, मैं जल्दी ही घर लौटूँगा, मेरा इंतज़ार करना। यान जी इन सब का ज़िम्मेदार खुद को मान रही होती है, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, जो वो खुद को इन चीज़ों का ज़िम्मेदार मान रही होती है। उसके दोस्त को भी अर्जेंटली अगली सुबह जाना पड़ता है। गांव की एक औरत यान जी को ज्ञान देने के लिए आती है। उसे हैनफो को छोड़ करके चले जाना चाहिए। वो शहर की लड़की है और हैनफो गांव का लड़का, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। उस औरत के जाने के बाद यान जी को उसके भाई का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो उसके गांव की तरफ आ रहा है, जहाँ पर कि वो रुकी हुई है। अब उसने तो अपने भाई को बताया नहीं था कि वो दूसरी गांव में है, तो वो उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाती हूँ।
फ़ोन रखने के बाद वो हैनफू को कॉल लगाती है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अब यांजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जाना ज़रूरी था। वो उसके लिए एक लेटर लिख करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो जेजे थी वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसकी फैमिली हैनफू को इनका ज़िम्मेदार ठहराते हुए कह रही थी कि अगर यहाँ पर उसे कुछ हुआ तो उन सब के ज़िम्मेदार तुम होगे। हैनफू कई घंटों तक फ़ोन नहीं उठा पाता है। फिर उसका दोस्त उसे फ़ोन देते हुए कहता है यांजी का फ़ोन आ रहा था। जब यांजी की उससे बात होती है तो उसे इतना सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि जीजी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह इन सब को खुद का ही ज़िम्मेदार मानने लगती है। दूसरी तरफ ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी, वो हैनफू से शादी करना चाहती थी। उसकी माँ उसे एक आइडिया बताती है। दोनों उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर कि यांजी का लेटर लिखा हुआ था कि वो अपने भाई के साथ जा रही है। वो हैनफू के साथ रिलेशनशिप पे आने के लिए तैयार है। वो लोग उस लेटर को जला देते हैं और एक लड़की से सेम यांजी के हैंडराइटिंग में दूसरा लेटर लिखवाते हैं कि वह हैनफू से प्यार नहीं करती और वो उससे ब्रेकअप करना चाह रही है। वो लेटर वहाँ रख करके उसका नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हैनफू को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि वो तो बस कुछ देर के लिए ही घर से वहाँ पर गई है। दूसरी तरफ डॉक्टर हैनफू को बताते हैं कि जीजी का मरने का कोई इरादा नहीं था। उसने बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में वो पॉइज़न लिया था तो वो बच जाती। ये बात तो उसे अच्छे से पता था। इधर यांजी अपने भाई से मिलती है। दोनों कुछ देर साथ थे तभी उसे कॉल आता है कि उसके अंकल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो लोग जल्दी जल्दी उसको देखने के लिए जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हैनफू घर आता है तो उसे वो लेटर मिलता है जहाँ पर कि उसे ऐसा लगता है कि यांजी उसे छोड़ करके चली गई है। अब यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि सच में वो उसे छोड़ करके जा चुकी है। उसे यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था इन सारी चीज़ों के लिए और वो समझ नहीं पा रहा था उसने सच में उसे रिजेक्ट ही कर दिया है। दूसरी तरफ यांजी को सोशल मीडिया देख के लगता है कि सच में जीजी भी दुनिया में नहीं रही। वो समझ नहीं पाती है कि इसी वजह से हैनफू ने उसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो तो ब्लॉक थी, भला कांटेक्ट वो करता ही कैसे। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। उसकी माँ हैनफू को अपना मूड ठीक करने के लिए ग्रैंडफादर से जा करके मिल करके आने के लिए बोलती है। हैनफू को भी यही सही लगता है कि शायद अभी डिस्ट्रैक्शन का ज़रूरत है और वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चले जाता है। यांजी अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। उसके अंकल यांजी का सपोर्ट करते हुए कहते हैं तुम्हें गू के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान चीटर है और हमने उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है। यांजी तुम अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। यहाँ पर यांजी धीरे धीरे खुद को संभालने का कोशिश कर रही थी। एक दिन हैनफू को शहर में ग्रैंडफादर से जा कर के मिलना ही पड़ता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर हैनफू की शादी किसी से वापस सेट कराने की बात कर रहे थे। हैनफू कहता है बस ना ग्रैंडफादर हो गया, अब मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना, वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, उस लड़की को लेकर के आओ, पहले हम मिलेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर देखेंगे कि तुम्हारी शादी उस लड़की से हो सकती है या नहीं। हैनफू जब वहाँ से बाहर निकलता है तो कुछ दूरी पर वह यांजी की कार देखता है। वो समझ जाता है कि यांजी यहीं आस पास ही है। कुछ घंटे यांजी का इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो उससे मिल ही जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके खुश थे। दूसरी तरफ गू यांजी के घर में चोरी करने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली बैंक करप्ट हो चुकी थी तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इधर हैनफू और यांजी दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। यांजी उसे कहती है अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हैनफू कहता है तुम मुझे बिना जवाब दिए ही चली गई, आखिरकार हो क्या गया था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फेक लेटर पर किसी ने ये लिख दिया था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाह रही हो। यांजी की नज़र जाती है कि कोई घर के बाहर उसके बैठा हुआ है। वो दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। हैनफू को यांजी को फिक्र हो रहा था कि कहीं कोई चोर वोर घर में ना घुसा हो। घर में अंदर जाने पर यहाँ पर वो लोग गू को पकड़ लेते हैं। गू यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ था। यांजी को जब ये बात पता चलता है कि गू इस हद तक गिर गया है, उसके घर में चोरी डालने के लिए आया है, तो वो पहले तो उसकी अच्छी खासी पिटाई लगाता है और साथ ही में पुलिस को कॉल भी कर देता है। गू गुस्सा होकर के उसे बोलता है कि तुमने
कि कहीं तुम ही न तो पहले मुझे चीट नहीं किया ना। हैनफो यहाँ पर गो की पिटाई लगा देता है। तब तक पुलिस यहाँ पर आ करके गो को लेकर के जाता है, क्योंकि उसने चोरी करने की कोशिश की थी। उसके बाद हैनफो और यानजी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे थे। यानजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें जवाब दे करके आई थी, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं इस इंसान से प्यार करती थी और इस इंसान ने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया मेरे आने के बाद। हैनफो उसे कहता है कहाँ से करता, तुमने मुझे ब्लॉक शो करके रखा था। ये बोल करके वो यानजी को किस कर लेता है। दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहाँ क्लियर हो जाती है। लेकिन यानजी अभी थोड़ा हैनफो से गुस्सा थी और वो उसके कन्फेशन को हाँ नहीं कह रही होती है। हैनफो उसे प्यार से मनाने का कोशिश करता है। वो कहता है कि यानजी उसके लाइफ की पहली लड़की है जिसके नहीं रहने पर उसने अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस किया है। आज तक कभी किसी के जाने पर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अगले दिन वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। एक बदमाश इंसान एक लड़की को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था। हैनफो उसका मदद करने के लिए जाता है, हेल्प तो कर देता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे फ़ोटो वीडियो बना रहे थे उस वजह से हैनफो का ट्रॉमा वापस से उसके ऊपर हावी हो जाता है और वह यहाँ पर बेहोश होने लगता है। यानजी जल्दी जल्दी उसे जा करके वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। हैनफो को वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअल में वह एक बीमारी से जूझ रहा है। हैनफो के माइंड में कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घर कर गया है और हैनफो अपने माइंड से उस बात को निकाल नहीं पा रहा है। यानजी को ध्यान आता है हैनफो ने कहा था कि वो एक्चुअल में मेंटली इल है, उसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हैनफो को कुछ महीनों के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा ताकि हम उसे ट्रीट कर सकें। जब हैनफो को होश आता है तब वह यानजी को अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। साथ ही में वहाँ पर उसे कहती है तुमने डॉक्टर को जीजी के बारे में क्यों नहीं बताया, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है ना, शायद वो भी तुम्हारे माइंड पर असर किया हो। हैनफो से कहता है नहीं है, वो ज़िंदा है, किसने तुम्हें कहा कि वो मर गई। तब यानजी उसे बताती है कि उसने सोशल मीडिया पर देखा था। हैनफो से क्लियर करता है कि उसके फ्रेंड अपने पालतू बिल्ली के बारे में बोला था। वो लोग डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट का प्लान यहाँ पर हैनफो को बताता है। यानजी हैनफो के पूरे तरीके से सपोर्ट में थी। वो उसे कहती है वो हमेशा ही उससे मिलने के लिए आते रहेगी, लेकिन अगले कुछ महीनों तक हैनफो को इसी हॉस्पिटल में रहना था। वो मेंटल हॉस्पिटल था, जो मेंटली अनस्टेबल लोग थे वो उस हॉस्पिटल में रहा करते थे। जैसा कि यानजी ने कहा था वो हमेशा ही हैनफो से मिलने के लिए आते रहते थे। इनफैक्ट 1-2 महीने के लिए तो वो भी हैनफो के साथ यहीं रह रही थी ताकि उसे अकेला ना महसूस हो। फाइनली हैनफो का जो मेंटल प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। डॉक्टर हैनफो को डिस्चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है और दूसरी तरफ यानजी को उसके भाई का कॉल आता है। दोनों अपने अपने घर वालों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है, उसके ग्रैंडफादर ने ज़िद पकड़ के रखा था, इतने दिन हो गए तो अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं लेकर के आ रहा हूँ। वह कहता हाँ हाँ ग्रैंडफादर, मैं जल्दी ही आपको उससे मिलने के लिए लेकर के आऊँगा। फिर वो यानजी से मिलने के लिए जाता है। यानजी हैनफो के साथ अब लिव इन में सेट होना चाह रही थी। हैनफो से कहता है मेरे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए एक वेडिंग रूम बनाया है, चलो वहीं एडजस्ट होते हैं। हैनफो यानजी को बताता है कि वह कितना अमीर है। यानजी खुश हो जाती है, कोई मेलोड्रामा नहीं। तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई बहन, वो गरीब बोल करके अमीर है, ना कि अमीर बोल करके गरीब है। यहाँ पर वो दोनों उस बड़े से घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। हैनफो ने अपना बेडरूम खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया था ताकि यानजी को पसंद है। अगले मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। यानजी को याद आता है उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था। वो बहुत लेट जगी थी। हैनफो से बोलता है मैंने तुम्हारे दोस्तों को बोल दिया कि तुम लेट हो। वो खुश थी इसके साथ। वो अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर से बोलता है अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद यानजी ही तुम्हारी वो एंटीडोट थी। हैनफो खुद के दम पर कुछ करना चाहता था शहर में, तो वो फूड डिलीवरी स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर की कंपनी अभी नहीं संभालनी थी।
एक दिन वो यांजी को रिसीव करने के लिए जाता है, तभी गोश्त से मिलता है। गोश्त से पैसे की डिमांड कर रहा था। उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। यांजी और हैनफो के वो पैर पकड़ लेता है, उससे पैसे मांगने लगता है और कहता है, देख यार, आई नो मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं रास्ते पर आ चुका हूँ, मुझे थोड़े तो पैसे दे दो, मेरे सिर पर बहुत ही उधार है। यांजी उसे $1 दे करके वहाँ से खिसक लेती है, 100 युआन दे करके वहाँ से खिसक लेती है। घर जाते हैं वो लोग तो यांजी का भाई आया हुआ था। दोनों को साथ में देख के पूछने लगता है कि ये कौन है। यांजी एक्सेप्ट करती है कि ये बॉयफ्रेंड है मेरा। उसके भाई को भी वो वही बताता है कि वो अभी एक फूड डिलीवरी गाय है। अब उसके भाई को लगने लगता है यांजी ने इतने गरीब लड़के को भला क्यों ही पटाया। उसे यांजी की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि एक बार उसका रिश्ता टूट चुका था। हालांकि उसके भाई को कॉल आ रहा था तो उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। उसे कहता है, तुम्हारे और तुमसे बॉयफ्रेंड से मैं कल मिलता हूँ। इसके बाद हैनफो कहता है, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट तो करेंगे ना। यांजी कहती है, करना ही पड़ेगा, मैं हूँ ना। इधर यांजी के अंकल अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हैं। वो दोनों ही अपने अपने बच्चों को मिलाना चाहते थे ब्लाइंड डेट पर। तो अगले दिन हैनफो और यांजी दोनों को कॉल करके बुलाया जाता है। उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों को ही ब्लाइंड डेट पर भेजा जा रहा है। जब दोनों इस पार्टी में पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देख करके उनकी तो हंसी ही नहीं रुक रही होती है। और वहाँ पर जो दोनों गार्जियन आए थे, जब उन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जिनकी शादी वो एक्चुअल में कराना चाहते हैं, वो तो पहले से ही सच में डेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उसकी फैमिली खुश थी क्योंकि इस बार शायद वो सही इंसान को चुन रहे थे। कभी कभी एक डिसीजन सही हो वो ज़रूरी नहीं होता, और किसी भी चीज़ का कोई एक डेस्टिनेशन नहीं होता, हमेशा उसके आगे भी रास्ते खुले रहते हैं। हमें यही सीखने को मिलता है। यहाँ पर वो दोनों फैमिलीज़ तो इन दोनों के रिश्ते को कब का हाँ कह चुकी थी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर नो रोना धोना, नो यहाँ पर कोई राइवल का जेलस, एक सिंपल एंड स्वीट लव स्टोरी थी हमारी आज की कहानी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक इसलिए होती है ये वाली क्योंकि ये दोनों जो कपल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगे हैं। आपका क्या सोचना है, अपना थॉट कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ दिनों बाद का सीन हम लोग देखते हैं। हैनफो और यांजी अपने लाइफ में मस्त थे। हैनफो यांजी को अपने ग्रैंडफादर की फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर तो यांजी से मिल कर के खुश थे, लेकिन यहाँ पर जो उसके अंकल मतलब आंटी और जो उसका भाई था, वो दोनों इन दोनों को साथ में देख कर के खुश नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रैंडफादर हैनफो को ही सारी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वो दोनों मिल कर के हैनफो और यांजी को तोड़ने का कोशिश करते हैं और एक अलग ही प्लान बना रहे थे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हैनफो कहता है कि अगले 2 दिनों में हम पेरेंट को मिलने का प्लान करते हैं। यांजी कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट जिस दिन मिलने के लिए आते हैं उस दिन हैनफो की आंटी अपने साथ अपनी एक रिश्तेदार लड़की को भी ले करके आई हुई थी। अब उन्होंने प्लान बनाया था कि यहाँ पर वह हैनफो को लव पोशन दे करके उसके साथ सेट कर देंगे। हैनफो का रिश्ता यांजी से टूट जाएगा क्योंकि यांजी भी अमीर थी और हैनफो भी अमीर था। 2 अमीर जब मिलेंगे तो और भी ज़्यादा वो लोग अमीर हो जाएंगे ना। लेकिन हैनफो ने पहले ही पहचान लिया था कि इस वाइन में कुछ मिला हुआ है और वो उस वाइन को नहीं पीता है। जब यहाँ पे ग्रैंडफादर को पता चलता है कि अंकल आंटी ने ये सब कुछ किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा डांट लगाते हैं। सबके सामने हैनफो यांजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। यांजी हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी एंड हो जाती है। हालांकि यांजी हैनफो के साथ गांव में शिफ्ट कर गई थी क्योंकि उसकी खुशी वही थी। दोनों को एक बेबी भी होता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।